हेलो फ्रेंड्स, डेली बाइट में आपका स्वागत है। 23 जनवरी का दिन है और आज मार्केट थोड़ी-सी बाउंस के ज़ोन में थी। बैंक्स ने तो परफ़ॉर्म नहीं किया, लेकिन बाकी पार्ट्स ऑफ द मार्केट ने थोड़ा-सा बाउंस किया है। तो अभी भी हम खतरे से तो नहीं निकले हैं, लेकिन हर बाउंस इतनी ज़ोर की पिटाई लगने के बाद थोड़ा-सा रिलीफ़ देता है, तो आज वो रिलीफ़ डे था। अ, और इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हम एक बड़ी कॉस्टली मिस्टेक जो कई इन्वेस्टर्स करते हैं, बड़ी महँगी जो गलती पड़ती है, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम गलत सेगमेंट मार्केट का गलत टाइम पे चूज़ करते हैं। उसके बारे में आज चर्चा रहेगी सेकंड हाफ वीडियो में। डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ें और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा-सा आप सब्सक्राइब भी करें, उसको शेयर भी करें और लाइक तो ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है ये कंटेंट। और नहीं तो हमें बताएँ कमेंट्स में कि भई ये हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो बंद कर दिया जाए ये। तो ज़रूर हमें थोड़ा-सा प्रोत्साहन दीजिए और सब्सक्राइब करिए। मार्केट का रुझान क्लियरली अभी भी लॉन्ग नहीं है। एक मार्केट में थोड़ा ठहराव-सा आया है। पिछले 2 दिनों में थोड़ा-सा बाउंस हुआ है मार्केट, जो पिटाई लगी थी 2 दिन पहले, उसका 50% रिट्रेसमेंट इन 2 दिनों में हुआ है निफ्टी पे। और निफ्टी में मैं कहूँगा कि 1 दिन और ऐसा अगर आता है जहाँ पे ये 2 दिन के हाई के ऊपर मार्केट क्लोज़ करती है, तो थोड़ा-सा एक कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि शायद 20% शायद कि हम बजट तक शायद कुछ रैली बना पाएँ। एक स्टैटिस्टिक और जो एक आज मैंने देखी कि 4 महीने लगातार मार्केट गिरती आई है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी अभी तक। ऐसा पिछले 23 या 24 साल में नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट आउट करता है कि इतने लंबे समय तक ओवरसोल्ड मार्केट नहीं रहती है, एक आध बाउंस बीच में ज़रूर आता है। तो वो फरवरी का जो महीना है मेरे हिसाब से वो बाउंस का महीना बनना चाहिए या फिर हम यहाँ से ही पहली फरवरी तक जिसमें अभी करीबन 6 सेशंस हैं, हम यहाँ से बाउंस करके करीबन इस एवरेज तक पहुँच जाएँ। ऐसा मेरी पर्सनल उम्मीद है, हो सकता है मेरे को एक पॉज़िटिव बायस है बिकॉज़ मैं भी इन्वेस्टेड हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भई मार्केट बढ़नी चाहिए, ये उसका भी हो सकता है। लेकिन चार्ट के हिसाब से हम अभी खतरे से नहीं निकले हैं। ये हाई जब क्रॉस होगा किसी दिन, तब जाके आप थोड़ा-सा रिलीफ़ महसूस कर पाएँगे कि यस शायद जो एक पकड़ थी बेयर ऑपरेटर की, वो कुछ ढीली पड़ रही है। 0.2% आज निफ्टी बढ़ा है। निफ्टी जूनियर में 1% की बढ़त है। कल का पूरा नुकसान जो है निफ्टी जूनियर ने पूरा कर लिया है और हम उसी पोज़ीशन पे पहुँच गए हैं जहाँ हम परसों थे। तो 2 दिन में निफ्टी जूनियर में तो कोई गेन नहीं है। निफ्टी में ज़रूर 2 दिन में कुछ गेन हुआ है, निफ्टी जूनियर में तो वो गेन भी नहीं है। मिड कैप स्पेस में काफ़ी अच्छा मैं समझता हूँ कि एक गेन आया आज 1.8%, 1.78% का और हमने कल का लॉस भी पूरा किया, परसों का भी कुछ पार्ट हमने कवर कर लिया है। ये 20,450 के ऊपर अगर मार्केट निकले मिड कैप की, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। स्मॉल कैप्स में भी थोड़ा-सा गेन आया है, 0.8% का गेन है। स्मॉल कैप भी अभी खतरे के बाहर नहीं है और यहाँ से अगर मार्केट गिरती है स्मॉल कैप की, तो काफ़ी ज़ोर की पिटाई और लग सकती है। बैंक निफ्टी में आज कोई गेन नहीं आया बल्कि कल से नीचे क्लोज़ हुआ 0.28%। एचडीएफसी बैंक के जो रिज़ल्ट कल आ गए थे, उसकी जब एनालिसिस लोगों ने करी तो लोगों को कुछ ख़ास उसमें मज़ा नहीं आया और बैंक्स इसीलिए थोड़े-से आज डल रहे। मोमेंटम एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखें तो 340 एडवांस थे, 160 डिक्लाइन थे, तो रुझान तो पॉज़िटिव की तरफ था, लेकिन ये रुझान एक पॉज़िटिव ट्रेंड वाला रुझान नहीं है, ये रुझान है एक बाउंस वाला रुझान अभी तक। अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ़ एक बाउंस है और ये फिर से मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा है और ये अगर बाउंस कन्वर्ट हो गया एक अप ट्रेंड में, तो अगले 2 या 3 दिन में आपको मालूम पड़ेगा। हीट मैप मिक्स्ड है, रिलायंस डाउन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाउन, कोटक, एक्सिस, एसबीआई लाइफ, हिंदुस्तान लीवर भी रिज़ल्ट के बाद डाउन, डॉक्टर रेड्डी डाउन, पावर ग्रिड डाउन। कुछ गेनर्स थे, अल्ट्रासेमको ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया 6.8%, ग्रासिम का 3%, तो सीमेंट स्टॉक्स तो बढ़ गए। आइशर मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी ऑटोज़ के अंदर काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया, टाटा मोटर ने भी किया। टाटा कंज्यूमर, आईटीसी और आपका
ये कौन-सा स्टॉक है? मुझे देखना पड़ेगा। इन्होंने भी अच्छा परफ़ॉर्म किया। विप्रो 2.7% बढ़ा, टेक महिंद्रा 1.7% बढ़ा, तो आईटी में भी कुछ स्टॉक्स ने परफ़ॉर्म किया। आईटी में बल्कि जो सेकंड रंग मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया इसमें। फार्मा स्पेस में भी सन फार्मा, सिप्ला इनकी अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही। ट्रेंट में काफ़ी पिटाई हुई है रिसेंटली, तो उसमें भी एक रिएक्शनरी 1.9% का एक बाउंस देखने को मिला है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में सीमेंस, मदरसन, कैपिटल गुड्स ऊपर बढ़े, हेवेल्स भी ऊपर बढ़ा है, टोरेंट फार्मा, डिवीज़ लैब भी ऊपर बढ़ा है। पिडिलाइट में काफ़ी दिन बाद एक गेन आया है, नौकरी में रिएक्शन आया है, नौकरी, ज़ोमैटो, इंडिगो बढ़ा है। तो मिड कैप स्पेस काफ़ी अच्छा बढ़ा है। जियो फाइनेंस अ, में 2.64% का लॉस हुआ है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 आज के लिए थोड़ा-सा इम्प्रूव होता दिख रहा है, लेकिन अभी कल और परसों में पता लगेगा कि कैसे ये परफ़ॉर्म होगा। आईटी स्टॉक्स 1.8% अप आज, फार्मा स्टॉक्स 1.4%, ऑटोज़ 1.1%, रियल एस्टेट में थोड़ा-सा रिएक्शन 1% प्लस, कमोडिटी और कंजम्पशन भी 1% अप। तो आईटी में नेट-नेट इस हफ्ते नेट गेन आ गया है, फार्मा में भी नेट गेन आ गया है, ऑटोज़ थोड़े पीछे हैं, रियल एस्टेट तो बहुत ज़्यादा पिटाई लगी है, 18.8% महीने का अभी भी डाउन है। और आज प्राइवेट बैंक्स, बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक्स भी डाउन रहे। तो मेन जो आज रिकवरी थोड़ी-सी आई, वो आईटी, फार्मा, ऑटो इन स्पेसेस में आई, जो कि ज़्यादा गिर गए थे और कुछ आईटी और फार्मा तो डिफेंसिव की तरह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एफएमसीजी डिफेंसिव की ज़्यादा बढ़त प्राप्त नहीं कर पा रहा क्योंकि रिजल्ट्स एफएमसीजी के अभी भी पुअर हैं। ओवरऑल अगर देखें तो 1 महीने में एफएमसीजी वैसे कोई ख़ास गिरा भी नहीं है, तो हो सकता है एफएमसीजी की मार्केट जितना पिटना था वो थम सा गया है। पिछले 12 महीने में भी एफएमसीजी की परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, 1.5% पर एफएमसीजी है, एनर्जी 1.3% पे, ये दोनों सबसे पीछे हैं पूरे 12 महीने के रिजल्ट्स के हिसाब से। आईटी स्टॉक्स आज थोड़ा-सा भाग रहे थे, कोफोर्ज, परसिस्टेंट डबल डिजिट में इनकी गेन आई, एम्फैसिस, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री इनमें भी गेन आई। तो यूएस के स्टॉक्स जो कि बढ़ रहे हैं और यूएस के स्टॉक्स आईटी डिमांड को फ्यूअल करते हैं, उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा यूएस से आती है, तो इस करके भी और डॉलर भी रूपी वीक होता जा रहा है, तो उस करके भी एक टेलविंड जो है वो आईटी स्टॉक्स को मिल रही है। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। अ, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, कौन-सी मिस्टेक की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्मॉल कैप और लार्ज कैप की जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पोर्टफोलियो में, उसमें कैसे आपको बने रहना है। तो आज हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेते हैं कि जैसे 11 दिसंबर से अभी तक करीबन 6 हफ्ते में निफ्टी गिरा है पौने 6%, स्मॉल कैप गिर गए हैं 11.5%। स्मॉल कैप में बहुत मेजर गिरावट आ रही है अभी। तो स्मॉल कैप क्रैश हो जाएँगे, टाइम टू मूव मनी टू लार्ज कैप ऐसा आपको सुनने को दिख रहा होगा। तो इसका देखते हैं कि पिछले सालों में कैसा ट्रेंड रहा है अ, स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप का, ये थोड़ी स्टडी करने की आज कोशिश करते हैं। अ, अगर हम देखें कि जब मार्केट ऊपर जाती है तेज़ी से, तो स्मॉल कैप आउट परफ़ॉर्म करते हैं लार्ज कैप को, ये तो सभी को पता है। और जब मार्केट तेज़ी से नीचे आती है तो स्मॉल कैप अंडर परफ़ॉर्म करते हैं लार्ज कैप को, ये भी आपने देखा होगा। तो थोड़े से अगर हम इनके हिस्टोरिकल स्टडी करें पास्ट बुल रैली की, तो जब 2004-2008 की जो रैली आई थी, 2003 से आई थी वैसे तो, लेकिन अगर हम इस पीरियड को देखें तो स्मॉल कैप बढ़े 650%, निफ्टी बढ़ा 315%। 2009 से जो 2017-18 की तक का जो पीरियड था, उसमें स्मॉल कैप बढ़े 550%, निफ्टी बढ़ा 290%। फिर 2020 कोविड के बाद से स्मॉल कैप बढ़े 240%, स्मॉल कैप बढ़ा 240%, निफ्टी बढ़ा 125%। और जब नीचे आते समय अगर हम देखें तो 2008 की जो फॉल थी उसमें स्मॉल कैप गिरा 77% और निफ्टी गिरा 59%। 2010 से 13 की करेक्शन में निफ्टी गिरा 12%, स्मॉल कैप गिरा 45%। जनवरी टू अक्टूबर जो 2018 की फॉल थी उसमें निफ्टी 3% गिरा, स्मॉल कैप 40% गिरा। और 2018 से कोविड तक की जो फॉल थी उसमें स्मॉल कैप 64% गिरा, निफ्टी 28% गिरा। तो आप ये देख रहे हैं कि बढ़ते समय स्मॉल कैप ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म करता है, गिरते समय स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा अंडर परफ़ॉर्म करता है। और ये रिसेंटली भी जब आपने देखा कि 2024 में स्मॉल कैप थे 34% गिरे जबकि निफ्टी सिर्फ 16% गिरा 2022 जून तक। तो ये रेशियो अगर हम इसका निकालें कि लार्ज कैप डिवाइडेड बाय स्मॉल कैप, तो निफ्टी डिवाइड बाय सीएनएक्स स्मॉल कैप इंडेक्स का अगर हम रेशियो चार्ट निकालते हैं, इसको रेशियो चार्ट कहते हैं। जब आप एक स्टॉक को दूसरे स्टॉक से डिवाइड करते हैं या एक
इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स से डिवाइड करके देखते हैं तो उसको रेशियो चार्ट कहते हैं और ये रेशियो चार्ट है। तो रेशियो क्या है? लार्ज कैप डिवाइडेड बाय स्मॉल कैप, ये रेशियो है। तो लार्ज कैप बाय स्मॉल कैप का रेशियो 2.2 से लेके करीबन 1.2 के बीच में झूलता रहता है ये। 2.2, 1.2, 2.2, 1.2 करीबन-करीबन ये इसका बाउंड्रीज़ रहती हैं काफ़ी हद तक। और पिछले 20 साल में ये 3-4 बार ऊपर की बाउंड्री पे गया है, 2-3 बार नीचे की बाउंड्री पे आया है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो पोज़ीशन है, अगर यहाँ से ये जो पीरियड रहा 2004 से 2008 का, इसमें स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, तो डिनोमिनेटर जो है, जो नीचे का इस इक्वेशन का डिनोमिनेटर है, वो बहुत बढ़ा इसके मुकाबले, इसलिए ये रेशियो नीचे आ गया। फिर लार्ज कैप ज़्यादा बढ़े स्मॉल कैप के मुकाबले, इसलिए रेशियो ऊपर चला गया। फिर डिनोमिनेटर बढ़ा, फिर लार्ज कैप बढ़े, फिर स्मॉल कैप बढ़े, फिर लार्ज कैप बढ़े, फिर स्मॉल कैप बढ़े। 2020 से स्मॉल कैप्स में काफ़ी बढ़त आई, इसलिए ये रेशियो 2.4 भी चला गया था, जो अब 1.4 के आस-पास आ गया है। तो ये रेशियो इस तरह से मूव करता है। तो इसको हमने इस तरह से इंटरप्रेट करना है कि जब ये रेशियो नीचे की तरफ हो, तब हमें लार्ज कैप में एंटर करना है। क्योंकि आपने ये अगर मैं वापस जाता हूँ इसमें, अगर ये रेशियो नीचे है और ये ऊपर बढ़ना है, तो लार्ज कैप बढ़ेंगे ज़्यादा स्मॉल कैप से तभी ये रेशियो ऊपर बढ़ेगा। या लार्ज कैप कम गिरे, स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिर जाएँ, तो भी ये रेशियो ऊपर बढ़ जाएगा। रिलेटिव जो परफॉर्मेंस है, लार्ज कैप की बेटर होनी पड़ेगी स्मॉल कैप से, तभी ये रेशियो ऊपर बढ़ेगा। तो अगर हम ये माने कि ये रेशियो जितना गिरना था गिर गया है, कोई गारंटी नहीं है उसकी कि हो सकता है ये 1.1 तक भी आ जाए। लेकिन अगर हम ये माने कि ये यहाँ से बढ़ेगा, तो लार्ज कैप ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे स्मॉल कैप से, ऐसा लगता है। तो होता क्या है कि अब जैसे मार्केट इस पोज़ीशन पे है और हमें लग रहा है कि लार्ज कैप ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म करेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि अ, बहुत सारे लोग अभी भी स्मॉल कैप में एंटर कर रहे हों, लार्ज कैप छोड़ के। तो एक ट्रेड ऑफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्मॉल कैप से एग्ज़िट कर जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि लार्ज कैप शायद स्मॉल कैप के रिलेटिवली बेटर परफ़ॉर्म करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हुए। कितने आगे 1 साल, 2 साल मुझे नहीं पता, लेकिन इस चार्ट को हम देखेंगे कि ये चार्ट कहाँ तक जा रही है। ये बीच में भी एक फ़ेज़ आई थी 2021 से 2023 की जब लार्ज कैप की बेटर परफ़ॉर्मेंस होनी शुरू हो गई थी, लेकिन वो फिर से स्मॉल कैप में आ गई। तो बड़ा मुश्किल होता है जज करना कि कहाँ पर एग्ज़ैक्टली ये स्विच हो रहा है। तो इस करके हमें बाहर तो निकलना ही नहीं है, हमें लार्ज कैप में भी रहना है, हमें स्मॉल कैप में भी रहना है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं कि टैक्टिकल एलोकेशन हम करें। हम ये सोचें कि अगर हमें यहाँ लग रहा है कि लार्ज कैप में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो हम 50-50 सपोज़ हमारा पोर्टफ़ोलियो है लार्ज कैप, स्मॉल कैप का, तो हम 70% लार्ज कैप ले लेते हैं, 30% स्मॉल कैप ले लेते हैं। एक तो तरीका ये है कि हमने टैक्टिकल एलोकेशन किया, कि हमें किसी एक थीसिस की बेसिस पे हमने लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट किया। अगर इस पॉइंट यहाँ आ गया, तो हम उसको 30-70 कर देंगे उस समय, फॉर इंस्टेंस ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, किसी भी पॉइंट पे 50-50 लेके बैठे रहो। जो बढ़ गया ज़्यादा, 6 महीने बाद, साल भर बाद उसको रीबैलेंस कर दो। तो सपोज़ हम यहाँ पर हमने लार्ज कैप लिया था 70-30, 70 लार्ज कैप, 30 स्मॉल कैप। उसके बाद लार्ज कैप बढ़ गए यहाँ पे। तो वो जो 30 वाला कंपोनेंट था आपका, सॉरी 70 वाला कंपोनेंट था, वो ₹70 के सपोज़ ₹100 हो गए और वो 30 वाला सपोज़ 40 हो गया। तो टोटल 140 हो गया। तो इस पॉइंट पे जाके हमने क्या किया कि हमने दोनों को 70-70 में डिवाइड कर दिया 140 को, तो 50-50% हमने एलोकेशन कर दिया। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि हम स्टार्ट इक्वल एलोकेशन से करें और टाइम टू टाइम वेदर 3 मंथली, वेदर 6 मंथली, वेदर 1 ईयरली, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उस अपनी एलोकेशन को रीबैलेंस कर दें। ताकि हम फिर से 50-50 पे आ जाएँ। तो जिसमें बढ़त आई होगी वहाँ से प्रॉफ़िट निकल जाएगा और जो अंडर परफ़ॉर्म किया होगा वहाँ पर वो एलोकेशन चली जाएगी। तो जैसे अभी पिछले 3-4 साल में अगर सपोज़ आप यहाँ पर आपने 50-50 किया था, तो ये अब यहाँ पर आते-आते ये 70% स्मॉल कैप, 30% लार्ज कैप बन गया होगा। तो अब हम उसको फिर से 50-50 अगर कर दें, तो हमारा आगे अब जो इस दौरान जो अब चार्ट बनेगा या नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, जैसे भी होगा, तो हमारा कम से कम एलोकेशन स्मॉल कैप की तरफ आज की डेट में लार्ज कैप को एक्सीड नहीं करना चाहिए। एक ये भी तरीका है सोचने का। तीसरा तरीका ये है सोचने का कि हम फ्लेक्सी कैप टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में रहें, जहाँ पे लार्ज, मिड, स्मॉल कैप सब होते हैं और उसमें ऑटोमैटिकली एक चर्न होता रहेगा कि भाई लार्ज से निकल के अपने आप स्मॉल की तरफ ज़्यादा वो पोर्टफ़ोलियो चला जाएगा, जैसे कुछ पोर्टफ़ोलियोज़ हैं मार्केट में। तो इस तरीके की जो टैक्टिकल एलोकेशन है, वो आप सोच सकते हैं। ये जो एनुअल रीबैलेंस ऑफ एलोकेशन है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें
ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सारे पैसे निकाल के यहाँ लगा दूँ या सारे मैं वहाँ लगा दूँ, वो सबसे बड़ी गलती होती है जो लोग नॉर्मली करते हैं। और अभी अगर कोई लोग सारे पैसे स्मॉल कैप में इस पॉइंट पे डाल रहे हैं, वो तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अगर आपने सारे पैसे स्मॉल कैप में डाल रखे हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आप कुछ पैसा लार्ज कैप स्ट्रैटेजीज़ में भी लगाइए और अगर आप सिर्फ़ लार्ज कैप इस समय लिए बैठे हैं, तो कुछ पोर्शन स्मॉल कैप में भी लगाइए क्योंकि गारंटी किसी साइड की भी नहीं है कि क्या होगा। लेकिन हमें एक प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे हमें आगे काम करना है कि डाइवर्सिफ़ाई करें, मार्केट सेगमेंट डाइवर्सिफ़ाई करें और एसेट क्लास डाइवर्सिफ़ाई करें। तो लेट मी नो कैसा आपको लगा ये कंटेंट और क्या आप ये मिस्टेक कर रहे हैं या इस मिस्टेक से कैसे निकल पाएँगे? ये सारा जो मैंने कंटेंट आपको प्रेज़ेंट किया है, क्या इससे आपको कुछ सीखने को मिला? मुझे बताइए कमेंट्स में और लाइक और शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब तो आपने करना ही करना है। मतलब ये आपकी मेरे से प्रॉमिस है और मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। थैंक यू।